फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुधी अग्रवाल काम्बोज आपको फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी आपको कि आपने बेरियाट्रिक सर्जरी का चयन किया। मैं समझ सकती हूँ कि इतने लंबे समय से आपने इतनी कोशिशें की होंगी अपने वज़न को कम करने के लिए। कितनी बार आपको कुछ हेल्प मिली होगी, आपका वज़न कम हुआ होगा, कितनी बार आपने अपना वज़न वापस से रिगेन किया होगा, एक फेलियर का एहसास रहा होगा। बट अल्टीमेटली जो आपने चूज़ किया, मैं कहूँगी एक अच्छा ऑप्शन था। आपके वेट की, जिस तरह का आपका वेट था, आपका BMI था, इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू हेल्प यू रिड्यूस योर वेट। इम्पॉर्टेंट हमें बात याद रखनी है कि ये एक अकेली चीज़ नहीं है। ये बेसिकली हम आपको हेल्प कर रहे हैं बेरियाट्रिक सर्जरी करके, ताकि आपका इतना सारा एक्सेस वेट है जो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से कम नहीं हो सकता था, उसको हमने एक एडिशनल एड दी है, एक सपोर्ट दिया है। लेकिन आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। उसको आपकी जीवन शैली अब एकदम चेंज हो जानी चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आप बार ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो आप मान के चलिए आप फिर से अपना वेट रिज्यूम कर सकते हैं, फिर से आपका वेट गेन हो सकता है, जो ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी, है ना। उसको आप अलग से मत मानिए कि ये मेरे को एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। एक्सरसाइज करनी हमेशा से ही आवश्यक रही है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे जॉइंट्स फिक्स हो जाते हैं, डिजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर उस पर वेट पड़ेगा तो ये डिजनरेशन प्रोसेस और ज़्यादा हो जाता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो हमारे जो कलपुर्जे हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारी बोन्स हैं, ये मांसपेशियां लंबे समय तक अच्छा काम करती हैं। तो कम से कम हमारी लाइफ एक क्वालिटी लाइफ रहती है इससे। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चूंकि अब आप बेरियाट्रिक सर्जरी आपकी हो चुकी है या आपकी होने वाली है, तो ऑपरेशन के बाद आपका डाइट कैसा रहेगा, किस तरह से आपकी डाइट हम धीरे धीरे एस्केलेट करते हैं और कैसे आपको हम नॉर्मल डाइट पे लेके आते हैं। तो फर्स्ट, जब आपका ऑपरेशन होता है, हम एक दिन उसके तकरीबन 2 हफ्ते पहले से हम आपको एक लो कैलोरी डाइट पर ले लेते हैं। उसका जो डिस्क्रिप्शन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो हम शुरू करते हैं ताकि आपकी बॉडी थोड़ी एक्लिमेटाइज हो जाए, थोड़ी ट्यून अप हो जाए इस सर्जरी के लिए। साथ ही साथ हमें ये पता लग जाता है कि आप कितने कमिटेड हैं इस सर्जरी को कराने के लिए। जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन, उसके एक दिन पहले से हम पेशेंट को लिक्विड डाइट पे ले लेते हैं। रात तक वो अपनी लिक्विड डाइट लेते रहते हैं। साथ ही साथ हम थोड़ा बाउल प्रिपरेशन के लिए कुछ हल्की फुल्की मेडिसिन दे देते हैं। अदरवाइज रात को 12-1 बजे के बाद से हम उसको NPO मतलब नील पर ओरली रख लेते हैं, जिससे कि फिर वो मुंह से कुछ नहीं ले पाता। इससे हमें हेल्प मिलती है, जो पेट है, जो आते हैं वो खाली हो जाती हैं सवेरे तक, तो हमको ऑपरेशन करने में आसानी रहती है। जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन पेशेंट को बेहोशी का असर होता है, इसीलिए उस दिन हम पेशेंट को कुछ भी नहीं देते हैं। जो फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी होता है उस दिन पेशेंट NPO रहता है, रिकवर करता रहता है। उसको हम एक दिन ICU में रख लेते हैं, क्योंकि ओबीस पेशेंट होते हैं, उनको सांस में दिक्कत हो सकती है, तो हम उनकी एक इंटेंसिव मॉनिटरिंग ICU सेटिंग में कर लेते हैं। सवेरे तक पेशेंट ठीक होता है, कोई इश्यूज नहीं होते, तो हम उसको क्लियर वाटर 500 ml क्लियर वाटर इन 24 आवर्स, 24 घंटे में उसे 500 ml की पानी की बोतल लेनी है, जो बहुत ही सिप्स करके लेगा। ठीक है, छोटे छोटे सिप्स में, जैसे 30 ml उसको 1 घंटे में कंज्यूम करना है। तो बस जैसे छोटा बच्चा छोटे छोटे सिप्स लेता है, छोटी छोटी चम्मच से, ये उसको करना होगा। उसके साथ साथ हम उसको IV फ्लूइड्स देते हैं ताकि उसको पानी की कमी ना हो, और बाकी वाइटल्स मॉनिटर करते हैं। हम पेशेंट को चलाना, उठाना, बिठाना सब शुरू कर देते हैं। उसकी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, स्टीम लेना, नेबुलाइजेशन, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये साथ साथ चलता रहता है।
उस दिन अगर पेशेंट ने 500 ml के करीब अच्छे से टॉलरेट कर लिया, कोई इशू नहीं आया, तो उसके अगले दिन हम वही मात्रा 1000 ml के करीब कर देते हैं। वो भी उसे उसी तरह सिप्स में लेना है, क्योंकि अभी स्टमक का जो साइज है वो काफ़ी छोटा हो गया है। तो अगर हम थोड़ा बड़ा घूंट लेंगे, बोलस लेंगे, तो वो यहाँ पे अटका हुआ सा महसूस होगा, वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। और दूसरे उनमें टाँके होते हैं, वो नए ताज़ा टाँके होते हैं, सूजन होती है उनमें, तो हम उनको स्ट्रेस भी नहीं देना चाहेंगे। तो इसीलिए हम उसको छोटे छोटे सिप्स में कहते हैं। वो पेशेंट को कंफर्टेबल होता है, वो उसको अच्छे से टॉलरेट कर लेता है, और अगर कोई भी इश्यूज होने होते हैं तो हमें पता लग जाता है। तीसरे दिन हम उसको वही, अगर सब ठीक रहता है, कोई इशू नहीं होता, तो हम उसको 1500 ml के करीब, मतलब 1500 ml के करीब 24 घंटे में लेने को बोलते हैं। तो इस तरह से 2 से 3 या 3 से 4 दिनों में पेशेंट तकरीबन 1500 ml के करीब लेने लगता है। इस पहले चरण में जो हमारे लिए आवश्यक है कि हम बहुत छोटे छोटे सिप्स लें। जैसा मैंने बताया 30 ml 1 घंटे में तकरीबन हमें कंज्यूम करना, तो बहुत छोटे छोटे सिप्स होते हैं। कभी भी स्ट्रॉ या पाइप का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें आप सादा पानी ले सकते हैं, नींबू शिकंजी ले सकते हैं जिसमें शक्कर ना डली हो, नमक के साथ, नींबू के साथ आप नींबू शिकंजी ले सकते हैं, नमक नींबू डाल के, शक्कर नहीं डालनी चाहिए, या नारियल पानी ले सकते हैं। जब आप 1500 से 2000 के करीब जो फ्लूइड है उसको टॉलरेट कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, तो धीरे धीरे ये मात्रा हम बढ़ा के 2 लीटर से 2.5 लीटर के करीब लेकर आते हैं। इसमें आप पारदर्शी तरल पदार्थ शुरू कर सकते हैं, जैसे कि सब्जियों के सूप, बहुत पतला कस्टर्ड, मलाई रहित दूध, नींबू पानी बिना शक्कर का, नारियल पानी, पतली चाय, चिकन सूप, घर का निकला हुआ फलों का रस, ग्रीन टी आदि। अब इसमें भी हमें ध्यान रखने की बात है कि कोई भी पदार्थ आप घूंट भर के नहीं लेंगे, आप बहुत सिप्स में लेंगे। स्ट्रॉ और पाइप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, कारण इससे आपके गले में अटकन हो सकती है, छाती में भारीपन लग सकता है और आपको गैस की समस्या लग सकती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम तो बहुत छोटा छोटा सिप ले रहे हैं तब भी हमको गैस की समस्या हो रही है या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो मतलब आप जो छोटा सिप ले रहे हैं वो उतना छोटा नहीं है, आपको उसे और छोटा करना पड़ेगा। लेकिन आप परेशान मत होइए, ये जो परेशानी है ये थोड़े समय के लिए होती है। जैसे जैसे घाव भरने लगते हैं, बॉडी नॉर्मल होने लगती है, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी बढ़ने लगती है। जो भी सूप आप बनाएं उसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ना करें, सूप पतला होना चाहिए। और कोई भी जैसे पतली दाल हुई या सूप हुआ तो उसको आप पहले छान लें, ताकि उसके अंदर कोई भी गुठले पड़े हों, कोई सॉलिड पार्टिकल हो, वो छन जाए और आपका सूप या कोई भी तरल पदार्थ एब्सोल्युटली लिक्विड हो और उसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल ना हो। हमारा ये दूसरा चरण तकरीबन 3-4 दिनों से लेके तकरीबन 10 से 14 दिन यानी 2 हफ्ते तक चलता है। 2 हफ्ते के बाद हम पेशेंट को सेमी सॉलिड डाइट या प्यूरिड डाइट पर लेकर आते हैं। हमारा तीसरा चरण 10 से 14 दिन मतलब तकरीबन 2 हफ्ते बाद से 1 महीने तक चलता है, जिसमें हम पेशेंट को प्यूरिड डाइट अलाउ करते हैं। ये जो प्यूरिड डाइट होती है इसमें आप खीर ले सकते हैं, सूजी की खीर, फल को मसील के ले सकते हैं, लौकी, तुरई, इनको आप मसील के ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, बॉइल्ड एग ले सकते हैं, बादाम या अखरोट को पीस के ले सकते हैं, फलों को छिलके उतार के अच्छे से मसील के ले सकते हैं, जैसे पपीता, केला, मलाई रहित सूप, काले चने का सूप, और इस तरह से डिफरेंट वैरायटीज आप ले सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि इसमें कोई भी खाना आप बहुत बल्क में नहीं लेंगे।
आपको छोटी कटोरी में लेना है। अब इस तीसरे चरण में हमको और क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें 5 स्मॉल पोर्शंस प्यूरिड डाइट लेनी है। तो अगर आप सवेरे 6 बजे से लेना शुरू करते हैं और शाम के 8 या 9 बजे तक आप जाग रहे हैं, तो अगर इसको करें तो हमारे पास 15 घंटे हो, तो 15 घंटे में 3-3 घंटे पे आपको कुछ कुछ छोटा छोटा सा लेना है। वो छोटी कटोरी होनी चाहिए, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं होना चाहिए। और जो भी आप खाएं वो एकदम मसला होना चाहिए, मैशअप होना चाहिए, उसमें ज़्यादा चबाने या ज़्यादा गुटकने में आपको दिक्कत ना हो। कोई भी भोजन करने के बीच में, 2 भोजन के बीच में आप 100 से 120 ml के करीब, मान के चलिए कि पौने से 1 गिलास के करीब आप कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे सिप्स में आप क्लियर फ्लूइड लेते रहें। आपके भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, फैट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए, शक्कर उसमें या चिकनाई ना के बराबर हो या बहुत ही कम हो। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन से हमें फुलनेस मिलती है, हमारे घाव को भरने में आसानी होती है। जब बहुत ज़्यादा समय तक आपको भूखा नहीं रहना है, अगर आपको लगता है कि अब आपका पेट भर गया है तो आप खाना बंद कर दीजिए। तृप्ति का अनुभव होने पे आप खाना बंद कर दीजिए। मिर्च मसाले को आप अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं आपको एकदम मरीजी खाना खाना है, लेकिन आप मिर्च मसालों को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये आपकी हंगर को बढ़ाएगी। दूसरे, ये तेजाब या गैस की परेशानी करेगी, आपको फुलनेस हो सकती है, रिगर्जिटेशन हो सकता है, तो ये आपको परेशान कर सकती है। तो इस तरह के खाने को आप अवॉइड करेंगे। इसके बाद आता है हमारा चौथा चरण। चौथे चरण में हम सॉफ्ट डाइट शुरू करते हैं। ये शुरू होती है ऑपरेशन के 1 महीने बाद से दूसरे महीने तक। सो लाइक जो हमारा दूसरा महीना है, ये हमारा चौथा चरण है, जिसमें हम सॉफ्ट डाइट आपको अलाउ करेंगे। सॉफ्ट डाइट में आप पतली खिचड़ी ले सकते हैं, दाल चावल अच्छे से मैश करके ले सकते हैं। तो आप जो इससे पहले का प्यूरिड डाइट था वो तो आप ले ही सकते हैं, साथ ही साथ अब आप सॉफ्ट डाइट भी अपनी डाइट में अपने स्वाद के अनुसार इंक्लूड कर सकते हैं। आप ओट्स ले सकते हैं, बॉइल्ड एग है, मलाई निकला हुआ दूध है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, ये सब तो आप ले ही सकते हैं। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि अच्छे से फिलहाल सॉफ्ट हो वो, धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी आप बढ़ा सकते हैं समय के साथ। अगर आपको लगता है कि उसको खाने के बाद आपको छाती में फुलनेस हो रही है, आपको इंटॉलरेंस हो रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रिगर्जिटेशन, उल्टी जैसा मन कर रहा है, तो आप उसके बाद थोड़ा सा एक तरल पदार्थ ले लें। इससे वो खाने को आगे प्रोग्रेस होने में इजी रहेगा, वो खाना वहाँ पे जमा नहीं होगा, तो आपको जल्दी वो हैवीनेस की फीलिंग से आराम पड़ेगा। आप कोशिश करें कि दिन में 3 छोटे पोर्शन सॉफ्ट डाइट के लें, जिसको आप 3 से 6 घंटे के डिफरेंस पे ले सकते हैं। बीच बीच में आपको तरल पदार्थ लेने हैं। टोटल 1000 किलो कैलोरीज और टोटल 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ये हमारा टारगेट होता है एक दिन में लेने का। ऑपरेशन के 2 महीने बाद से हमारा 5वां चरण शुरू हो जाता है और इस चरण में हम आपको नॉर्मल डाइट एडवाइस करेंगे। तो जो खाना हम पहले लेते थे, अमूमन हमारे घर में बनता है, जैसे कि रोटी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। जड़ों वाली सब्जियां आप इंक्लूड कर सकते हैं, पल्सेस, अंकुरित दालें, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो पोर्शंस हैं, पहले नंबर आपकी भूख ही कम हो जाएगी, है ना। तो अच्छी बात है, आपको भूख कम है, लेकिन आपको अपने माइंड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको हर चीज़ को देख के, जो कि कई बार सिर्फ भूख की वजह से हम नहीं खाते, हमें इच्छा होती है कि हम खा लें चाहे हमें भूख ना लगे, तो इस इच्छा को हमें दबाना पड़ेगा। और ऐसा करते हुए आपका एक पूरा डाइट होगा कि आपको कैसे लेना है।
तकरीबन हमारी कोशिश रहती है कि प्रतिदिन आप 1000 किलो कैलोरी के करीब एनर्जी कंज्यूम करें और 70 to 80 ग्राम्स के करीब प्रोटीन कंज्यूम करें। प्रोटीन्स लेने से हमारी हंगर है वो थोड़ी सप्रेस होती है, पेट में फुलनेस लगता है और खाने की इच्छा और कम हो जाती है। प्लस ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी को रिकवर करने में भी हेल्प करता है। तो इसमें आप अपनी नॉर्मल डाइट रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसके पोर्शंस छोटे हो जाएंगे। कितने कितने पोर्शंस आप कब ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस भी चरण में हो उस पर्टिकुलर चरण की जो डिटेल्स हैं आप हमारे से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। अब अगर हम इन सारी चीज़ों को समराइज करें तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ज़रूरी है कि जब भी आप नॉर्मल डाइट लेते हैं, आप खाना खाते हैं, तो आपको वो बहुत ही छोटे छोटे पोर्शंस में लेना है, बहुत चबा चबा के खाना है। मान के चलिए कि 1/4 से आधी कटोरी कोई भी चीज़ खाने में आपको कम से कम आधे से पौना घंटा लगना चाहिए। तो वो बहुत ही छोटे अमाउंट में और बहुत ही चबा चबा के आपको खानी है। खाने के बाद आपको छाती में अगर फुलनेस लगती है तो आपको मान के चलिए आपको अपने पोर्शंस और छोटे करने पड़ेंगे। खाने के 10 से 15 मिनट पहले से और खाने के 1 घंटे बाद तक आप कोई भी तरल पदार्थ नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे पेट के खाने को बहुत जल्दी आगे पुश कर देता है, पेट खाली हो जाता है और हमको फिर से भूख लगने लगती है। कभी भी आपको लगे कि अब आप पेट फुल हो गया है तो आप जबरदस्ती ना खाएं, आप अपना तृप्ति का अनुभव होने पर खाना वहीं रोक दें। खाने में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा जितनी कम कर सकें उतनी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैलोरीज देंगे। उनके छोटे से पोर्शन से ही आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी, जो कि हम नहीं चाहेंगे। पानी की कमी से बचने के लिए आप बीच बीच में बिना कैलोरी के जो भी या लेस कैलोरी वाले फ्लूइड्स ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था। और आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको विटामिन के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से धीरे धीरे काफ़ी कुछ रिज्यूम हो जाता है, लेकिन अच्छा रहता है कि अगर हम विटामिन्स ले, इससे हमारी बॉडी की रिकवरी भी फास्ट रहती है। शुरू में हम सप्लीमेंट्स कुछ मेडिसिन या पिल्स के थ्रू देते हैं, लेटर ऑन हमारे खाने पीने में ही जो सप्लीमेंट्स है उससे हमारा काम चल जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था, आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा, जिसमें एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हैवी वेट की वजह से आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको एक मॉडरेटली ब्रिस्क वॉक ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा बहुत स्लो वॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक ठीक से होनी चाहिए। फिर भी अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो एक स्लो वॉक भी काफ़ी है, कम से कम वो आपको हेल्प करेगी। ये सारी कैलोरीज आपकी बर्न होगी, क्योंकि जब हम बॉडी में कम अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेती है कि कैलोरीज कम मिलने से वो कैलोरीज का जो एक्सपेंस है, जो खर्च है, वो भी कम कर देती है। तो फिर हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। अगर हम जो हमारे कैलोरीज कम ले रहे हैं उसके साथ साथ हमारे कैलोरीज का खर्च भी बढ़ा देंगे, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे, जल्दी आएंगे और सस्टेन्ड आएंगे। और ये सिर्फ आपको अपने वजन कम करने तक ही नहीं सीमित रखना है। आपका वजन जब डिजायर्ड लेवल पर आ जाए तो उसके बाद भी आपको अपना ये लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखना है, हमेशा अपने आप को एक हेल्दी दिखने के लिए। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे आपको कैसे देख रहे हैं, हम खुद भी अपने आप को एक अच्छा, हेल्दी और फिट देखना चाहेंगे। तो इसके लिए एक थोड़ा सा टाइम आपको अपनी बॉडी के लिए देना चाहिए। तो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपको जो पसंद हो, आपको डांस पसंद है आप डांस कीजिए, आपको योगा पसंद है आप योगा कीजिए, आपको दौड़ना पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, और कुछ नहीं तो कम से कम आप वॉक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए। नहीं तो उस वक्त टेलीफोन लेके जिसको भी कॉल मिलाना चाहें आप कॉल कर सकते हैं, नहीं है तो वीडियोस देख सकते हैं। बट वीडियोस अगर आप देखें या किसी से कॉल करें तो अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें।
ऐसी जगह पे वॉक करें जहाँ पे आपको किसी तरह का हर्ट होने का, चोट लगने का कोई पॉसिबिलिटी ना हो। समय समय पे आपको अपने डॉक्टर्स और डाइटिशियन से मिलना चाहिए। वो आपको गाइड करते रहेंगे, आपकी प्रोग्रेस असेस करते रहेंगे, जिससे आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं एक सही, मेरा जो प्रोग्रेस है, रेट ऑफ मेरा वेट लॉस है, वो एक सही दिशा में जा रहा है। अगर हमें कहीं कोई कमी लगती है तो हम उसको एड्रेस करते हैं, उस चीज़ को रेक्टिफाई करते हैं, ताकि हमारी मेहनत खराब ना जाए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार जो बेरियाट्रिक सर्जरी हम करते हैं उसके कुछ फ़ायदे हैं, ऑब्वियसली फ़ायदे ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स हम थोड़ी सी जानकारी से उनकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट आता है, जो पेशेंट ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं, वो है खाने के बाद छाती में भारीपन या उल्टी जैसा लगना। ज़्यादातर मामलों में ये प्रॉब्लम आती है जब हम थोड़े बड़े सिप्स में कोई भी फूड आइटम लेते हैं, चाहे पीने का हो या खाने का। इसीलिए सिप्स बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए, और एक वक्त में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम आता है, उसको जी मिचलाता है, उल्टी जैसी इच्छा होती है। ये होता है पानी की कमी से। तो इसीलिए हमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। समय समय पर आप थोड़े थोड़े सिप्स लेते रहिए, लेकिन ये सिप्स छोटे होने चाहिए। अगर आप वो सिप्स बड़े लेंगे तो फिर से आपको छाती में दर्द, तो उससे भी उल्टी और मितली की शिकायत हो सकती है। तो आपको तरल पदार्थ किसी भी फॉर्म में लेना चाहिए। इससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और जी मिचलाने या उल्टी की शिकायत में आराम लगता है। एक जो और कंसर्न हम देखते हैं वो है कि हमारी आंत क्योंकि छोटी हो गई होती है, हम बहुत थोड़ा अमाउंट में खाना ले रहे होते हैं, इसीलिए हमारे पास समुचित मात्रा में विटामिन नहीं या मिनरल्स नहीं मिल पाते। तो हमारी बॉडी में जो विटामिन की कमी होने की संभावना रहती है, जिसके लिए हमें विटामिन सप्लीमेंट्स लेने आवश्यक है। शुरू में क्योंकि बॉडी हीलिंग फेज में होती है, एक नए एनवायरनमेंट में अपने आप को तैयार कर रही होती है, हमें एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप नॉर्मलाइज होते हो, आपका रेट ऑफ वेट लॉस रिड्यूस होने लगता है, आपकी बॉडी भी इतनी एक्लिमेटाइज हो जाती है कि वो जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं उनसे ही उसका काम चल जाता है। तो कुछ समय के बाद हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डाइटरी सप्लीमेंट में भी हमेशा ध्यान देना है कि आप सही मात्रा में विटामिन और मिनरल्स जरूर लें। एक कंप्लेन आती है पेशेंट की, उसको मल्टीपल कंप्लेन्स होती हैं। पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, उल्टी मितली जैसा लगता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं। ये होता है जब हम बहुत तैलीय खाना खा लेते हैं, मक्खन, समोसा, कचौड़ी। इसको हम डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि बॉडी में अब फैट को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो थोड़ी सी ऑल्टर हो जाती है। तो बॉडी से पचा नहीं पाता है और ये खाना फिर पेट को नुकसान करता है। इसलिए ऐसे किसी भी तरह के खाने को हम अवॉइड करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कुछ माइनर प्रॉब्लम्स पेशेंट्स हमसे कंप्लेन करते हैं या कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है किसी को, खिंचाव हो सकता है पेट के जो रेसिडुअल पाउच है, जो हमारा स्टमक है, स्टमक का जो रेसिडुअल पाउच है उसमें खिंचाव हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, उल्टी मितली की शिकायत। इन सब का एक ही इलाज है कि आप एक तो ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लें, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे सिप्स में होना चाहिए। कभी भी बड़ा घूंट ना लें। कार्बोहाइड्रेट, शक्कर वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। ये सारी परेशानियां बढ़ा सकती हैं। और खाने के साथ पानी का सेवन ना करें। ऐसा देखा गया है कि कई बार एक डिजायर्ड वेट अटेन करने के बाद मरीज को दोबारा से वेट गेन होने का रिस्क हो सकता है अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो। इसके लिए हमें जीवन शैली में बदलाव करना होगा, एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा, खाने पीने का
भी ध्यान देना होगा। आपकी भूख कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर या फैट डाइट लेंगे तो आपके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज फिर से एक्यूमुलेट होने लगेंगी और ये आपको फिर से नुकसान कर सकता है। जंक फूड्स हैं, चिप्स, बर्गर, चॉकलेट्स, ये छोटे अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज दे जाते हैं। इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा। जो लोग मदिरा पान करते हैं, अल्कोहल या निकोटीन का सेवन करते हैं, उन्हें वो चीज़ें छोड़नी होंगी। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो अल्कोहल के अंदर काफ़ी कैलोरीज होती हैं, वो एम्प्टी कैलोरीज होती है, उसमें कोई विटामिन नहीं होते, कोई आपको उससे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ आपका वजन बढ़ाने के काम आते हैं। तो यूजुअली तो हम ऑपरेशन से पहले ही उन्हें बता देते हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ऑपरेशन से पहले ही उसे छोड़ने की सलाह देते हैं। जो मरीज अल्कोहल को छोड़ने में अपनी असमर्थता जताते हैं, यूजुअली ऐसे लोगों में हम ऑपरेशन करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि उनका वजन ऑपरेशन के बाद फिर बढ़ने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमें छोड़नी होगी। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद खाने पीने का कैसे ख्याल रखना है, जीवन शैली का कैसे बदलाव रखना है, और जो भी इससे रिलेटेड मेन्यू है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। PDF फाइल्स के थ्रू आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस पर्पस से आपने ये ऑपरेशन करवाया है या कराने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप बहुत अच्छा करें। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है आपको, ताकि आप अपनी मंजिल को अचीव कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।